सॉफ्टवेयर ही ऑन कर दिया है, उससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। नहीं, तो शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमने मेहनत करके इसको बनाया तो था, लेकिन मल्टीपल काम की वजह से चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? हेलो। चलिए, और सभी लोगों को, नीरज बाबू, हेलो। सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले पता है पाइथन कहाँ कहाँ काम आता है? पता आप लोगों को? किस किस, मतलब इसको हम ये बोले कि क्यों आप पाइथन सीखना चाहेंगे, या पाइथन सीखने में से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, किस किस एरिया में, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, तब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों सीख रहे हैं। नहीं, कहाँ कहाँ मुझे हेल्प करेगा।
तो सबसे पहले ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, ये सब जो लिखा हुआ है ये चैट जीपीटी से लाया हुआ है। मतलब मैं आपको साफ साफ बताऊं, ढूंढा था कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो ऑटोमेशन तो आपको पता है कि जो हम रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर काम करते रहते हैं और एक रिपीटेड काम को बार बार हमें सोचना पड़ता है। तो जो बार बार हमें सोचना पड़ता है उसको हम पाइथन के थ्रू, पहले वीबीए हुआ करता था और भी जावा, बहुत सारे सी प्रोग्रामिंग जो बहुत सारे हैं, लेकिन पाइथन उन सब में से सबसे आगे है अभी रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन और इन सब चीज़ों के लिए, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, इन सब में। तो ऑटोमेशन और एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि जिस काम को हम बार बार सोच रहे हैं तो हमारा टाइम जा रहा है, तो टाइम जैसे ही हम कम करेंगे ऑब्वियसली हम एफिशिएंट रूप में काम करेंगे। डेटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस स्किल्स, आज के डेट में डेटा हैंडलिंग अगर समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा मतलब काम आसान हो जाता है किसी भी जगह पे, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जगह पे डेटा का ही काम होता है। किसी भी ऑपरेशन में चले जाएं, मार्केटिंग में चले जाएं, आईटी में चले जाएं, डेटा पे ज़्यादा काम होता है। तो इसको हैंडलिंग और एनालिसिस स्किल दोनों में ही ये काम करता है पाइथन। हैंडलिंग में तो बहुत ज़्यादा काम करता है डेटा हैंडलिंग में, जो कि डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब पाइथन में जब आप सोचेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सोचने का जो तरीका है वो धीरे धीरे हमारा चेंज होने लगता है और बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये उधर कैसे चला गया? ठीक है। अब उसके बाद है वर्साटिलिटी इन जॉब मार्केट, मतलब जॉब मार्केट में भी ये हर जगह अगर जहाँ पे भी जाएंगे, ऑटोमेशन या डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स या फाइनेंशियल एनालिटिक्स, कहीं भी जाएंगे तो पाइथन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर जगह। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जगहों पे यूज होने वाले लैंग्वेज हैं। पाइथन जो है एक भाषा है जो हम हर जगह पे यूज करते हैं। अबे किस किस डिपार्टमेंट में यूज होता है? आईटी में। अब आप सोचेंगे कि आईटी में कैसे यूज होगा? किसी का सवाल है कि आईटी में क्यों यूज होगा पाइथन? आईटी में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन लर्निंग, ये पूरा का पूरा पाइथन बेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो आईटी में जितने भी अब काम जो हो रहे हैं वो सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं अब। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं उसमें पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। डेटा इंजीनियरिंग में मैं तो बार बार उसका नाम लेता हूँ क्योंकि मेरा जो रोल है वो वही है, डेटा इंजीनियरिंग का एक्चुअल में। अब डेटा इंजीनियरिंग में रोल कैसे होता है? जैसे आप देखेंगे डेटा का फ्लो, कभी आपने डेटा का फ्लो देखा है? डेटा का फ्लो
जैसे ये हमारे पास रॉ डेटा है और ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो हमने शेयर किया था। अब हाँ, तो ये दिख रहा है जो अभी ये रॉ डेटा हमने लिखा, फॉर्मेटेड और डेटा माइनिंग समरी विजुअलाइजेशन। तो हाँ, तो आपको प्राइमरी डेटा या प्राइमरी सोर्स जो हमेशा होता है वो रॉ डेटा होता है। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, CSV में, टेक्स्ट में, एक्सेल में, JSON में, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जो डेटा इंजीनियरिंग या जो पाइथन का रोल जो यहाँ पे आता है, वो उस डेटा को फॉर्मेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि डेटा टाइप किस कॉलम में क्या है, उसको अगर आपको चेंज करना है, या नल वैल्यू है उसको हटाना है, नल वैल्यू को मैनेज करना है, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हम रॉ डेटा से डेटा माइनिंग करके एक फॉर्मेटेड डेटा, एक बेहतरीन डेटा में जब हम लेकर आते हैं, तो वहाँ पे पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आप एनालिटिक्स की बात करें, एक तो इसका फॉन्ट इतना छोटा क्यों है, तो हमारे पास दो तरीके का एनालिटिक्स होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं नाम सुना है? बहुत जरूर करते हैं आप लोग, डेली करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है। और इस अंतर को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे पाइथन ज़्यादा यूज हो सकता है। क्वालिटेटिव को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव, ANALYSIS। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी क्वालिटेटिव को कहा जाता है। मतलब रॉ डेटा से जो फॉर्मेटेड डेटा बनाते हैं, जो फिल्टर आप लगाते हैं, जो VLOOKUP लगाते हैं, जो आप काउंटिफ लगाते हैं, जो ये सब सारे छोटे छोटे जो काम आप करते हैं, हम सभी करते हैं। हेलो, हाँ, तो ये जो काम है ये क्वालिटेटिव एनालिटिक्स के अंदर आता है या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक पता है? हाँ, अब इसके बाद जो है हमने पिवट बनाया या समिफ लगाया, या एक मान लिया जाए कि एक आइटम वाइज हमने एक पिवट बनाया, काउंट समिफ करके एक समरी बनाई। तो वो समरी जो है जो हमने बनाया, वो समरी के ऊपर अगर हम कोई एनालिटिक्स कर रहे हैं तो वो आता है क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स के अंदर। समझ गए? तो रॉ डेटा से समरी तक लाने में, ये 3 फेस है, समरी तक लाने में पाइथन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है बिजनेस एनालिटिक्स का काम है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जी, हाँ, जग गए? घर में जग गए? अच्छा चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा आइए, आधा 1 घंटा में। ठीक ठीक ठीक। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो हमारा समरी तक का जो सफ़र है रॉ डेटा से, वो उसमें जो है पाइथन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो रॉ डेटा से और माइनिंग तक का काम है, वो काम है डेटा इंजीनियरिंग का।
अगर ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस फील्ड में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम किसका है? डेटा इंजीनियरिंग का। और समरी से जितना भी काम जो लोग करते हैं, ओ भैया, एक तो ये अभी यूज टू नहीं हुए हैं मैकबुक में, इसलिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है। अब एक समरी जो हमारा है, समरी पे जितने भी जो लोग करते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? डेटा नहीं, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स नहीं। और समरी के बाद जो लोग विजुअलाइजेशन, देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, समझ जाइएगा, ये इसमें बड़ा चैलेंज है मुझे, ठीक है। विजुअलाइजेशन पे जो लोग काम करते हैं, विजुअलाइजेशन में इनसाइट्स निकालना, तो वो काम जो है बिजनेस एनालिटिक्स का है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, क्लियर एकदम। कोई आपसे पूछे कि जी क्या काम है, तो जी हम डेटा इंजीनियरिंग का काम करते हैं। डेटा एनालिटिक्स का तब बोलिए जब आप प्योर समरी पे काम करते हैं, जो है रॉ डेटा से फॉर्मेटिव का काम नहीं करते हैं। आपके पास एक समरी आती है, समरी से आप कुछ एनालाइज करके आप मैनेजमेंट को शो करते हैं, तब आप वो डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं। वैसे उससे पहले का जितना काम है वो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर आता है। सुनने में भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हाँ, विजुअलाइजेशन और इनसाइट्स, जैसे जो लोग विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उनका काम डायरेक्ट हायर मैनेजमेंट से हर जगह, कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस को ये बताते हैं कि जी कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा से फॉर्मेट करके हम उनको एक समराइज सिस्टम देते हैं। डेटा वेयर हाउस उसको कहा जाता है अदर मेन भाषा में, वहाँ से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रूट से हट के चले गए, लेकिन मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया। अच्छा लगा आपको? हेलो अमित बाबू, अब एक तो ये मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना है, तो कैसे होगा, किसी को आइडिया है? ये छोटा है लेआउट। नेहरू वाला तो और हो गया, ये तो और अलग है। नहीं हो रहा है, इसका कहीं न कहीं तो होगा। ये थोड़ा बड़ा होता तो आप लोगों को दिखता। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बड़ा ही तो दिखना है, थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। मैं बाद में ढूंढूंगा कि ये कैसे होता है। थोड़ा मैकबुक में थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू में, समझ गया। अच्छा, आवाज़ में कोई चैलेंज तो नहीं है? अब हमारे पास एक
ठीक है, कोई बात नहीं। जो अच्छा, जो हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम जो लोग करते हैं, वो कुछ बेसिक जो फंडामेंटल जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। नहीं, वो एकदम कहीं किसी भी जगह पे काम करें, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, कहीं भी करें, जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। उसमें से क्या है, अभी हम आपको ऐसे लेकर चल रहे हैं, जैसे डिलीट फाइल्स फ्रॉम ए फोल्डर। कैसे? मान लिया जाए कि पहले से कोई एक फोल्डर पे आप रेगुलर काम करते हैं और पहले से उस पर फाइल रखा हुआ है। अगर आप उस फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फाइल क्या है, कैसे है। अगर हम एक ही डेली काम करते रहेंगे और 1-2 साल तक काम कर ले एक फोल्डर में तो या मान लिया जाए कि एक फोल्डर है जो स्टेज फोल्डर है। स्टेज फोल्डर समझते हैं क्या होता है? स्टेज फोल्डर बहुत आप लोग समझते हैं, लेकिन उसका कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताता हूँ स्टेज फोल्डर क्या होता है। स्टेज फोल्डर का मतलब है कि मान लिया जाए कि कोई एक फाइल आपने डाउनलोड करी कहीं से, चाहे मेल से चाहे वेबसाइट से, तो वो जो फोल्डर है वो डाउनलोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो चेंज करते हैं अलग बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होता है। तो जो डाउनलोड फोल्डर है वो हमारा स्टेज फोल्डर है। प्राइमरी डेटा जहाँ से आ रहा है, जहाँ पे वो पहला जो फोल्डर है वो स्टेज फोल्डर है। ठीक है? या एक और दूसरा चीज़ ऐसे समझिए, दूसरा फोल्डर स्टेज फोल्डर कैसे हो सकता है। मान लिया जाए कि आपने जो डाउनलोड फोल्डर से फाइल्स किसी और फोल्डर में ले जाके रखा कॉपी करके, और आपको उसको बैकअप रखना है। बैकअप क्यों रखना है? ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कहीं भी काम करने के लिए। बड़े लेवल पे जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत ज़रूरी है। कि मान लिया जाए कि कोई डेटा से आप कोई फाइल्स आपने बनाई, समरी बनाई, ठीक है। मेन काम तो हमारा समरी तक का सफ़र है सबसे ज़्यादा। तो समरी तक आप बनाए और समरी आपने बना के रख दिया, लेकिन जिस डेटा से आपने समरी बनाई उस डेटा का बैकअप अगर आप उस फोल्डर में नहीं रखा आपने, तो वो 6 महीने बाद किसी ने बोला कि जी ये तो डेटा का नंबर सही नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा तो चेंज होता रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, कभी भी चेंज हो सकता है। मैक्सिमम ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन कई जगह हो भी जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 50-50 या 70-30 भी माने तो हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लेके चलते हैं कि चेंज हो जाता है तो बैकअप रखना ज़रूरी है। तो एक तो डाउनलोड फोल्डर हमारा स्टेज फोल्डर हो गया, और एक वो फोल्डर जहाँ पे हमने उस सोर्स को संभाल के रखा, जिससे हमने पूरा समरी या पूरा फॉर्मेट डेटा या जो भी एनालिसिस हमने किया, तो दोनों जो है स्टेज फोल्डर है। समझ गए? तो अब डाउनलोड में हम हर दिन डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड में इतनी सारी फाइल्स हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। तो डाउनलोड वाले फोल्डर को जब भी हम एक नया पाइथन में जब हम जाएंगे, तो जब भी हम कोई नया वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या कहीं से, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, डिलीट मार देंगे डाउनलोड करने से पहले। फिर नई फाइल डाउनलोड करेंगे। दूसरे दिन जब भी डेटा डाउनलोड करेंगे किसी और दिन का या मतलब 1 महीने का 2 महीने का, तो जो पहले वाला है उसको डिलीट मारेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे। तो ये वाला काम जो है डिलीट फाइल्स फ्रॉम ए फोल्डर सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। समझ गए? 2 जगहों पे मैंने जो बताया। क्रिएट ए न्यू फोल्डर, अब मान लीजिए कि कोई फाइल्स आपने डाउनलोड किया, उसको कहीं रखना है, तो ऑब्वियसली हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट सब फोल्डर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लिया जाए कि एक CSV सोर्स है या JSON सोर्स है, तो उस सोर्स से आपने एक्सेल में कोई समरी बनाई, ठीक है। तो जो CSV सोर्स है उसको हम अलग फोल्डर में रखते हैं और एक्सेल को हम अलग फोल्डर में रखते हैं। उससे क्या होता है, हमें एकदम से तुरंत समझना आसान हो जाता है। ये सब तरीके हैं, इसीलिए क्रिएट सब फोल्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रीनेम फाइल्स और फोल्डर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये हम बेसिक फंडामेंटल जो है
ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो विंडोज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, पाइथन की बात कर रहे हैं कि पाइथन में हम ये सब सारे सीखेंगे। रिमूव सब फोल्डर फ्रॉम फोल्डर्स। अब मान लिया जाए कि कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसको हमें हटाना है, तो इसके सभी के तरीके अलग हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि क्यों। कॉपी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, मान लिया कि डाउनलोड में कोई डेटा है, उसको हमें किसी और फोल्डर में डी ड्राइव में ले जाना है, तो हमें उसके लिए एक अलग, उसके लिए भी कमांड लिखना पड़ता है। मूव फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एक फाइल से हम मूव करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं, अगर हमें वहाँ पे नहीं रखना तो। फिल्टर फाइल्स इन ए फोल्डर बेस्ड ऑन कंडीशन, कि एक फोल्डर में 10 तरीके के रिपोर्ट रखे हुए हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट से ही हमें डेटा बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पाइथन में फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका कि हम यूज बाद में करेंगे। वर्किंग विद CSV एंड एक्सेल, ये तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कि CSV मैक्सिमम हमारे पास जब भी अब डेटा आता है CSV में आता है, तो CSV और एक्सेल में हम काम करेंगे। सेव मल्टीपल सीट इन वन एक्सेल वर्कबुक, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि समरी हमने बनाई आइटम वाइज, तो मल्टीपल कॉलम के बेस पे हमने मल्टीपल समरी बनाई, ऐसा होता है हमारे साथ, होता है नहीं होता है? जैसे हाँ, तो उन सब को एक ही सीट में पाइथन में, मतलब एक ही फाइल में अलग अलग सीट में कैसे सेव करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद फिल्टर डेटा इन एक्सेल, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक्सेल में जब जाएंगे, फिल्टर हम इसलिए लिखे हैं कि हमें टॉपिक याद रहे, जब एक्सेल में जाएंगे फिल्टर करने तो हमें बहुत सारे और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कहाँ क्या कैसे यूज हम कर रहे हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। और एक और चीज़ जो हमारे पास आता है वो है डेट मैनिपुलेशन। डेट मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को पता है कि डेट के फॉर्मेट बहुत अलग अलग हैं, मंथ, ईयर, डेट। तो कभी डेट पहले आ जाता है, कभी मंथ पहले आ जाता है, कभी सिर्फ मंथ और ईयर का फॉर्मेट होता है, कभी सिर्फ आपको ईयर का फोल्डर बनाना होगा, कभी सिर्फ मंथ का फोल्डर बनाना होगा। मंथ में भी अलग अलग तरीके से हम फोल्डर कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, जिससे कि देखिए, हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पाइथन क्या है, एक चीज़ समझिएगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और इसमें से कई लोग हमें काम करते, जो भी हमारे साथ आज हैं, उन लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है कि हम कैसे काम करते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा। जो भी एक्सपीरियंस है, जो हम जानते हैं, उसके बेस पे जिस तरीके से आपको ज़्यादा स्मूथ अपने ऑफिस, अपने काम में आप कर पाएँ, वो चीज़ हम आपको पाइथन के साथ साथ भी बताएंगे। तो डेट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा। लिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सेल विंग्स क्या होता है, एक्सेल विंग्स एक लाइब्रेरी है, पैकेज है पाइथन में, जिससे एक्सेल ऑटोमेशन में काम आता है। Win32com एक लाइब्रेरी है जो एक्सेल VBA का जितना भी काम है वो आप पाइथन में कर सकते हैं, पूरा का पूरा A to Z, समझ गए? तो वो VBA मैक्रोज वगैरह पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, वो मैक्रो नहीं बनता है, लेकिन जो एक मैक्रो काम कर सकता है वो हम पाइथन में भी Win32com में हम कर सकते हैं एज इट इज। डेटा हैंडलिंग, पांडाज में डेटा फ्रेम को, जैसे एक डेटा फ्रेम पे हम काम करते हैं और मल्टीपल डेटा फ्रेम एक साथ आ रहा है, जैसे कि मान लिया जाए कि एक फोल्डर है, उसमें एक ही टाइप के 10 फाइल्स हैं आपके पास, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। अब उस फाइल्स को कोलेट करना है डेटा फ्रेम में, तो वहाँ पे कोलेट करने के लिए कंकेटिनेट क्या है, कहाँ गया, कनकेट का यूज करते हैं हम, मतलब सभी को एक जगह कोलेट करना होता है, तो हम कनकेट का यूज करते हैं, वो ही हम सीखेंगे।
सेव CSV में सेव करना है, एक्सेल में सेव करना है, JSON में सेव करना है, ये सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग ऑटोमेशन। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है बता सकते हैं कोई? सभी को पता ही है, कोई एक बताइए। अमित बाबू सही बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तो वो भी एक सेलेनियम के थ्रू करते हैं, पाइथन और सेलेनियम। पाइथन के साथ और भी चीज़ें यूज होती है, लेकिन हम यहाँ सेलेनियम का यूज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स। ईमेल से मतलब आउटलुक से भेजना हो या जीमेल से भेजना हो, मैक्सिमम दो ही हम यूज करते हैं, या तो आउटलुक या जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक या गूगल का जीमेल। तो दोनों में से जब हमें भेजना हो मेल, तो भी हम देखेंगे कि मेल को हम एक सिंगल यूज़र को कैसे मेल भेजते हैं, मल्टीपल यूज़र को कैसे मेल भेजते हैं, अलग अलग थाउजेंड्स रेसिपेंट्स को हमें मेल भेजना है अलग अलग, तो कैसे भेजते हैं, वो सारा चीज़ हम कहाँ देखेंगे? पाइथन में देखेंगे। तो लग रहा है आपको कि कुछ सीखेंगे नया? तो ये हमारा तो ये हमारा था सबसे पहले बताना कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करने वाले हैं। अब पाइथन की कोडिंग जो है अलग अलग जगहों पे होती है, जैसे कई लोग VS कोड में करते हैं, कई लोग जुपिटर नोटबुक में करते हैं और पाइचार्म में करते हैं। देखिए इसमें से VS कोड और पाइचार्म दो जो है, पाइचार्म का 68% मार्केट है। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग पाइथन यूज करते हैं उसमें से पाइचार्म का 68% अकेले मार्केट है। तो पाइचार्म सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, उसके बाद VS कोड यूज करते हैं, और फिर जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में क्या है कि वो उसमें एक एक लाइन लोग कहते हैं कि हम रन करके चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर मुझे एक साथ सारे चीज़ों को देखना है और उसको सेव करके अच्छे से रखना है एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो या तो VS कोड हमें प्रोवाइड करता है बेहतर, या फिर पाइचार्म। समझ गए? और मैं जो बताऊंगा वो आपको पाइचार्म पे बताऊंगा। VS कोड अगर कोई यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से यही करूंगा कि जब मैं सिखा रहा हूं या जब मैं कर रहा हूं तो पाइचार्म पे करें। बाद में आपको जहां मर्जी जहां कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरीके से समझ पाएँ। ठीक है? कोई चैलेंज? हेलो, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पाइचार्म ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जो पहले से ओपन था। इंस्टॉलेशन वगैरह अगर आपको करना है तो YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख के कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे जगहों पे और आराम से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे एनीडेस्क पे लेके या जूम पे शेयर करके। ठीक है? तो यहाँ पे आज हम न्यू पाइथन फाइल, देखिए पाइथन पैकेज और पाइथन फाइल में
और डायरेक्टरी में अंतर है, ठीक है। तो हम अभी, क्योंकि हमारे पास पाइथन पैकेज ये जो है बना हुआ है, प्रोजेक्ट 1 जो है, तो इसलिए नहीं, वो डायरेक्टरी है। अब हम इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ठीक है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी हमारे पास, जैसे मान लिया जाए कि आपने इंपोर्ट पांडास का करा, तो अगर पांडास जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा पाइथन पैकेज में, तो वो यहाँ पे रेड कलर अंडरलाइन में दिखाएगा। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, पाइथन इंटरप्रेटर में, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ढूंढना है पांडास। आ गया। अगर आपको वो ब्लू में दिखा रहा है, देख रहे हैं अभी नीचे सारे ब्लैक में है, वो अकेला ब्लू में है। हेलो, हाँ, तो वो ब्लू में है, इसका मतलब वो इंस्टॉल्ड है, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमारे पास सेलेनियम है, मान लिया जाए, अब सेलेनियम जो है ये किस में है, ब्लैक है, मतलब नॉर्मल कलर में है, ब्लैक नहीं कह सकते, नॉर्मल कलर। जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली लिख दिया इसने। अब दोबारा जब मैं सेलेनियम को सर्च करूँगा, कहाँ गया, हाँ, तो ये ब्लू हो गया। इसका मतलब कि अगर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है तो उसका कलर पाइचार्म या पाइथन जो भी कहिए वो चेंज कर देता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद दूसरा जो है, हम यहाँ से भी टर्मिनल से भी करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, समझ गए, PIP ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, बहुत फास्ट होता है, यहाँ से भी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला जो है, ये सेटिंग्स पे जाके, और ये सेटिंग्स पे आए पाइथन इंटर प्रोजेक्ट में, मतलब कभी कभी ये क्या होगा, इस तरीके से होगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अब पाइथन इंटरप्रेटर में जाना है तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे तो ये सारे पैकेज आ जाएंगे, जैसे वेब ड्राइवर, हाँ, जैसे वेब ड्राइवर है, ये हमें मिल गया। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कुछ चैलेंज होगा, हम बाद में देखेंगे, अभी जब हम इसका यूज करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब एक हमारे पास है NumPy। NumPy बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपलोड होता है इसके मेमोरी में। इंस्टॉल करने का मतलब बाद में करेंगे भाई। इंस्टॉल करने का मतलब यह है कि आप इस प्रोजेक्ट के मेमोरी में इसको अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि वो रीड कर सके उस लाइब्रेरी को। NumPy बाय डिफ़ॉल्ट अपलोडेड होता है या बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। उसी तरीके से डेट टाइम DT OS, अब ये सब जो डायरेक्टरी है
जो मैंने अभी इंपोर्ट कराया है, इसको मैं पहले बताता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जो मैक्सिमम डायरेक्टरी है, ये सबसे ज़्यादा हर जगह पे यूज होगा, ये जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पांडास तो आप लोगों को पता है, वर्सटाइल पैकेज है डेटा इंजीनियरिंग के लिए। नमपाई उसके साथ यूज होता है। डेट टाइम, डेट से रिलेटेड जितना भी काम हम करेंगे वो डेट टाइम पैकेज से होगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चाहे विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें उसके बेस पे काम करने का मौका देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना, नया डायरेक्टरी बनाना, फोल्डर डायरेक्टरी एक ही चीज़ हो गई, रीनेम करना, रिमूव करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब सारी चीज़ें जो है ओएस और शटल दोनों के थ्रू होगी। एफएन मैच क्या करता है, पता है किसी को? एफएन मैच करता है, मैंने एक टॉपिक बताया था कि हम फाइल को फिल्टर करते हैं एक फोल्डर में, याद है? अभी कुछ देर पहले मैंने एक टॉपिक बोली थी वर्ड में कि फाइल अगर किसी फोल्डर से हमें फिल्टर करना हो तो हम उसको पे भी काम करेंगे। तो एफएन मैच हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम स्पेसिफिक फाइल नेम को हम एक साथ फिल्टर कर पाएँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास लिखा हुआ है हमारे पास एक फाइल नेम है, सपोज कीजिए मोबाइल डिवाइसेस एक date1.csv, दूसरी फाइल है तीसरी फाइल है अब यहाँ पे कॉमन क्या है इस फाइल नेम में? मोबाइल डिवाइस कॉमन यही तो है। डेट तो चेंज हो रहा है, डेट 1 to 3। तो एक फोल्डर में बहुत सारे और भी फाइल्स हैं और उनके बीच में ये 3 फाइल्स है और इन तीनों फाइल्स को हमें किसी डेटा फ्रेम में पांडाज में हमें कोलेट करना है या कंकिनेट करना है, तो हमें उस समय एफएन मैच का यूज करना पड़ता है, जो हमें बताता है कि क्या ये मैच हो रहा है स्पेसिफिक कैरेक्टर से। फाइल नेम अगर मैच हो रहा है तो उसको आपको रीड करेगा, नहीं बाकी को छोड़ देगा। एफएन मैच का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। और भी बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली लाइब्रेरी है वो इन्हीं में से है, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने उस दिन एक CSV कुछ करा था, एक्सेलेस करा था, और CSV भी है और एक्सेलेस भी है। सपोज कीजिए कि आज फिर हम उसी पे जाते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं, क्योंकि ये एक CSV जो है कहाँ पे है, हमारा डी ड्राइव में है। यूजर रंजीत कुमार डॉक्यूमेंट्स डी ड्राइव में, ये मैक में ऐसे ही देता है वो फोल्डर का नाम, उसमें डायरेक्ट ढूंढिएगा कि जी C और D मिले तो नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट CSV है कहाँ पे, डी ड्राइव में। अब उसको भी हम देखते हैं कि कहाँ है ये।
स्टूडेंट CSV ये है, ये स्टूडेंट CSV रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट CSV को हम रीड कर रहे हैं डी ड्राइव से, तो इसलिए हमने डी ड्राइव का फोल्डर और ये फाइल नेम दिया। अब यहाँ पे मान लिया जाए, देखिए सपोज कीजिए कि आपको एकदम से तुरंत काम करके देना है और उसके बाद उसको वन टाइम एक्टिविटी है, जिसको एडहॉक हम कहते हैं। वन टाइम एक्टिविटी है तो आप इसको फाइल नेम यहाँ भी दे सकते हैं, student.csv, ठीक है। सेम मतलब है दोनों का। लेकिन अगर आपको रेगुलर यूज करना है या इस फोल्डर को आगे भी यूज करना है तो आप फोल्डर का नेम और फाइल का नेम दोनों अलग अलग रखें, जिससे कि आप फोल्डर को मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे। नहीं तो बार बार ये पूरा पाथ आपको लिखना पड़ेगा। हर जितने भी फोल्डर इस फाइल नेम में साइन करेंगे सब जगह इसको लिखना पड़ेगा। अभी हम मान लीजिए क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमें इसको रीड करना है CSV को। अच्छा, एक चीज़ और है, समझना ज़रूरी है कि स्ट्रिंग और नंबर को पाइथन जो है अलग अलग तरीके से सेव करता है। स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का हर एक ब्लॉक बनाता है और नंबर में पूरे नंबर का एक ब्लॉक बनाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने लिखा ABC और दूसरी जगह आपने लिखा 205, ठीक है। तीनों में क्या है, आपको तीन कैरेक्टर दिख रहा है, 205 और ABC, ठीक है। लेकिन जब आप इसको वेरिएबल में सेव करेंगे तो A को अलग सेव करेगा, B को अलग सेव करेगा, C को अलग सेव करेगा, लेकिन ये 205 को एक ही जगह सेव करेगा पाइथन। ये फंडा समझ आया? हेलो, ये समझ आया? क्या आया बताइए? नहीं। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल में हमने जैसे फोल्डर एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमने इतने सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इस फोल्डर वेरिएबल में हर कैरेक्टर का एक अलग ब्लॉक बनता है। स्ट्रिंग में जैसे मान लिया जाए कि एक वेरिएबल है, इसका नाम है टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट के अंदर तीन ब्लॉक बनेंगे अलग अलग। A का अलग बनेगा, B का अलग बनेगा और C का अलग बनेगा। लेकिन अगर आप नंबर एक वेरिएबल लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि 205 का एक ही मेमोरी में ब्लॉक सेव होगा। ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक जो होता नहीं है, वेरिएबल क्या करता है, एक मेमोरी में एक अपना ब्लॉक बना लेता है कि जी हम यहाँ पे हैं, अब फिर बाद में मल्टीपल टाइम में इसको यूज करते हैं आप। तो टेक्स्ट में क्या करता है पाइथन कि अगर ABC आपने वेरिएबल में डिक्लेयर किया है तो उसको तीन ब्लॉक में सेव करेगा, लेकिन अगर एक नंबर आपने दिया है तो उसको एक ब्लॉक में सेव करेगा। जबकि दिख आपको रहा है कि 205 अलग अलग है, लेकिन नहीं, पाइथन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप पाइथन में खुद ही डिसाइड करता है कि हमें इसको कितना क्या करना है। मान लिया जाए कि आपने एक नंबर दिया 45, ये तो ये कितना है, 32,000 से तो ज़्यादा है। आपने पढ़ा है 32,700 कितना था, 67, 32767, उससे तो ज़्यादा है ये। तो ये खुद ही बिग INT में कन्वर्ट कर देगा इसको। लेकिन अगर एक नंबर जो है मान जाए कि 25,000 है तो उसको क्या करेगा ये INT में, सॉरी
बिग INT नहीं, INT होगा ये, और ये स्मॉल INT होगा। ठीक है, मतलब ये आपको दिखाएगा नहीं कहीं कि हम INT में सेव कर रहे हैं कि स्मॉल INT में सेव कर रहे हैं। ये डायनेमिकली खुद ही ऐसा प्रोग्रामिंग है, पाइथन लैंग्वेज जो है ये खुद ही अपने अकॉर्डिंग डायनेमिकली सेव करता रहता है। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो उसमें हम कितना नंबर डाल देंगे, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जितने भी लैंग्वेज हैं, चाहे जो SQL हो, चाहे वो VBA हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C प्रोग्रामिंग हो, चाहे आपका PHP हो, कहीं भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये ध्यान देना पड़ता है कि उसमें जो कैरेक्टर आने वाला है वो कितना है। लेकिन पाइथन में ये फैसिलिटी है कि वो खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये समझ आया। अब मान लिया जाए कि हमें इसको रीड करना है फाइल को, तो रीड करने वाला काम कौन करता है? पांडाज में ही हम इसको रीड करते हैं। पांडाज में रीड करने के लिए इसका जितना भी होता है वो डेटा फ्रेम होता है। मतलब पांडाज के जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाद में हम DF लगा देते हैं, मेरा यह स्टाइल है। बाकी आप लोग जैसे पहले DF लगाना चाहें या DF नहीं लगाना चाहें वो आप लोगों का है, लेकिन हम DF लगाने से मुझे समझ में आता है कि डेटा फ्रेम है। उस तरीके से नॉर्मल क्लेचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्लेचर की। तो यहाँ पे मान जाए कि स्टूडेंट DF की बात करें तो PD डॉट जो हमने पांडाज को PD हमने जो किया है इंपोर्ट, PD भी एक वेरिएबल है ऊपर, ये भी एक वेरिएबल ही है जो पांडाज के पूरे लाइब्रेरी को PD नाम से सेव कर दिया है मेमोरी में। बार बार हमें पांडाज लिखना पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, PD डाल दिया। PD डॉट रीड CSV, PD डॉट जैसे ही करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी। इसको भी आप लोगों को एक बार नीचे जा के देखना है, समझना है कि कौन सा क्या काम करता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कोई भी टीचर या कोई भी बुक या कोई भी यूट्यूब कोई नहीं बता पाएगा, खुद भी स्टडी करना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा है, आज के डेट में सबसे बेस्ट ChatGPT है। ये जो फैसिलिटी देता है ChatGPT, फ्री वर्जन है, फ्री वाले भी बहुत सारा दे देता है। आजकल तो व्हाट्सएप में भी आ गया है मेटा, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो PD डॉट रीड CSV, अब रीड CSV जैसे करेंगे तो ये क्या बोलेगा, ये यहाँ पे इतना सारा सब कुछ यात्रा वृत्तांत मतलब इसका ओपन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहा है कि फाइल पाथ दीजिए, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। दे रहा है तो फाइल पाथ हमने कहाँ से दिया है, एक तो फाइल पाथ में क्या है, एक तो फोल्डर है प्लस दूसरा क्या है, फाइल नेम है। ठीक है, अच्छा कई लोग जो हैं यहाँ पे डॉट ज्वाइन का यूज करते हैं, फोल्डर डॉट ज्वाइन फाइल FLNM करते हैं। सबसे बेस्ट ये तरीका है, समझ गए, कि फोल्डर प्लस डबल स्लैश प्लस आपका क्या, ये फाइल नेम है। समझ आया यहाँ तक? हेलो रंजीत, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब इसको हमें पता करना है कि एक्चुअल में ये जो हमने किया वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे, CSV रीडिंग इंटर मारेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि DEF मैंने क्यों लिखा, नहीं,
DEF फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक कमांड है पाइथन में, DEF क्या करता है? डिफाइन फंक्शन है ये एक तरीके से हम CSV रीडिंग का फंक्शन बना रहे हैं। अभी तो ये स्टैटिक है, बाद में इसको चाहें तो एक पूरा अपने हिसाब से डायनेमिक बनाते, कभी आपको रीड करना हो तो सिर्फ इसको करें और पूरा का पूरा रीड कर ले, ऐसा भी हम क्लासिक बना सकते हैं डायनेमिक। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो ये पूरा स्टैटिक है कि एक ही फाइल को रीड करेगा, बाद में हम चाहें तो इसको पूरा डायनेमिक बना सकते हैं कि एक फोल्डर ओपन हो तो वहाँ से फाइल सेलेक्ट करें और उसको हम रीड करें, ऐसा भी ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी वो हम बाद में देखेंगे। तो अब हम जब इसको रन करेंगे तो क्या लगता है, रन होगा ये? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैक और विंडो में थोड़ा अंतर है। यहाँ पे हमें ये वाला देना पड़ेगा, लेकिन विंडो में डबल बैकस्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीड हो गया। ठीक है, क्लियर? हाँ, सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये देखिए, अगर मैं इसको लिखने से ये है कि जब तक मैं इसको नीचे, ये जो है एक्सिक्यूट करने के लिए कमांड है, ये जो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया है उस फंक्शन को रन करने के लिए कमांड है ये। नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। मैं इसको डिलीट मारता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? ये जो डिफाइन फंक्शन हमने किया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसके फायदे क्या हैं? इसका ये फायदा है कि आप मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बार बार यूज करना है, जैसे डेट से रिलेटेड कोई फंक्शन है, या रेगुलर हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है, हर दिन एक नया फोल्डर डेट वाइज क्रिएट करना है। तो उस कंडीशन में एक फंक्शन बना के हम किसी फाइल में छोड़ देते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करा के उसको रन कर देते हैं। मतलब ये जो फंक्शन है इसको हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, अगर हमने किसी प्रोग्राम को एज ए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो। समझ आई कि नहीं आई? हेलो नवीन, किसी और, जैसे अभी हमने एक पाइथन फाइल ये बनाया है, कोई और फाइल में हमारी इसको, अगर हम इसको यूज करना चाहेंगे तो वहाँ भी हम यूज इसको कर सकते हैं। जैसे हम पांडाज को इंपोर्ट हमने कराया है, वैसे ही इंपोर्ट CSV रीडिंग करेंगे तो वहाँ वो आ जाएगा। नहीं, इंपोर्ट करेंगे क्या, 01 बैच, ये 15 सितंबर 2024 डॉट ये, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लिया जाए कि अरे भैया बहुत ऊपर हमने क्या क्या लिखा था, छोड़िए। जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया 01 अच्छा, ये पता है क्यों नहीं हो रहा है? मैं बताता हूँ आपको। रिफ्रैक्ट कीजिए, इसको रीनेम कीजिए और स्पेस नहीं डालिए। इसलिए नहीं हो रहा है, अब होना चाहिए।
सकते हो। होना चाहिए इसको, चलिए कोई नहीं, बाद में दिखाएंगे। तो ये अब जब हमने रिफ्रैक्ट किया होगा तो अब ये रन हो गया। इसको हम दूसरी जगह भी ले जाएंगे, बाद में आपको बताएंगे, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो सिंगल कॉलम है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सिंगल कॉलम का डेटाबेस है, मतलब एक ही कॉलम है इसमें, नोटपैड में है, सिर्फ ये है, सिर्फ स्टूडेंट का नाम है। अब अगर इसमें मुझे कॉलम ऐड करना हो तो बहुत सिंपल है, कॉलम का नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए हम दे रहे हैं मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स बराबर नन आप कर देंगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और वो क्या होगा, ब्लैंक होगा, वैल्यू नहीं डालना। ठीक है, अब दो वैल्यू डालेंगे बाद में। अभी क्या है कि दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मान अभी तो हमने ये किया, दूसरा मैंने ये डाला, दोनों में क्या अंतर है? बता सकते हैं? ये डबल कोट के अंदर ब्लैंक कर दिया, ये भी चलाएंगे तो सेम ही चलेगा, लेकिन दोनों में अंतर दिखा, दोनों में। हाँ, अब ये ब्लैंक आ रहा है तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्पेशल कैरेक्टर ब्लैंक वाला ले लिया है, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि स्ट्रिंग नहीं लेना चाहिए। हमें क्या ब्लैंक, मान लिया कि कोई ब्लैंक ऐसे ही अभी फ़िलहाल करना हो तो हम क्या करेंगे, नन करेंगे। ठीक है। आवाज़ पीछे से आ रही है, फिर ये वीडियो में प्रॉब्लम करेगा ये। ओ भैया, ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोई और चीज़, जैसे स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है। अब हम इसको जब रन करेंगे तो 3 कॉलम दिखाएगा, लेकिन तीसरा में आपको कुछ नहीं दिखाएगा। दोनों में अंतर दिख गया। क्या है अंतर? कोई डाउट? तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक टास्क देते हैं सभी को। क्या टास्क देते हैं? जो शुरुआत में जो हमने ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे आज से कल तक में, क्योंकि अब आज तो खैर हमने ज़्यादा पंखा भी बंद करके रखा हुआ है, वो पीछे एक मकान बना वो खटखट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो शुरुआत वाले जो जितनी चीज़ें हैं, डिलीट फोल्डर, रिनेम फोल्डर, ये सब सारी चीज़ें, इसको आप लोग उसमें से कुछ पार्ट को खुद ही करके देखिएगा। खुद करने से क्या होगा, कोई चैलेंज आएगा, फिर आप ChatGPT में जाएंगे या गूगल में ढूंढेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो नई चीज़ें आप सीखते चले जाएंगे। सीखने का तरीका ही वही है, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक नहीं सीखेंगे। मेरे सिर्फ बताने से नहीं होगा। समझ रहे हैं रंजीत बाबू? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ?
हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो आप ये समझिए कि बेसिक से बेसिक काम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक यूज होता है, इतना वर्सेटाइल लैंग्वेज है ये। तो कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे। हम आपको इसमें ये भी दिखाएंगे बाद में कि एसक्यूएल से कनेक्ट करके डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। सीएसवी और एक्सेल से तो करेंगे ही, सीक्वल से भी करेंगे नहीं। हाँ, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे जो आप, ये तो हमने ऐसे किया, अगली क्लास में सिलसिलेवार जो टॉपिक्स है उसको शुरू करेंगे। जो शुरुआत, हाँ बोलिए। नहीं, मेट प्लॉट लिब हम अभी नहीं बताएंगे। आप एक चीज़ समझिए, मेट प्लॉट लिब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेट प्लॉट लिब एक दिन का काम है। एक दिन में आपको हम बता देंगे कि मेट प्लॉट लिब क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सफ़र होता है, जहाँ पे लोग मार खाते हैं, वो है रॉ डेटा से समरी तक का सफ़र, फॉर्मेटेड डेटा तक का सफ़र। हम आपको वो बताएंगे सबसे ज़्यादा कि हम कैसे करते हैं। समरी अगर बन गया तो मेट प्लॉट लिब में तो एक दिन में सिखा देंगे कि जी ये देखो, ये बार ग्राफ है, ये आपका हिट मैप है, ये आपका लाइन ग्राफ है, ये आपका और अलग अलग जो पाई चार्ट है, समझ गए। तो वो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब स्टॉप शेयर करते हैं। अगली बार से हम सिलसिलेवार टॉपिक वाइज जाएंगे, जिससे कि हम सही ट्रैक पे रहें। वैसे ही नहीं बताएंगे कुछ भी, ठीक है। जी 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 जिसान, हेलो। कुछ समझ आया? कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली? हेलो, हाँ, कुछ नया सीखने को मिला? हेलो, कुछ नया सीखने को मिला? प्रैक्टिस तो देखिए, हाँ, प्रैक्टिस तो खुद ज़्यादा कीजिएगा तो हम आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। नीरज, हेलो, कुछ नया सीखने को मिला? चलिए ठीक है जी, वेलकम वेलकम।